प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम मानव निषेचन चैप्टर के अंदर अगला जो भाग है निषेचन की क्रियाविधि, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। वास्तव में पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा निषेचन क्या होता है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, और निषेचन में दो जो युग्मक संलयन होता है उसमें दो चीज़ें यानी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है। अब वास्तव में निषेचन की जो क्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें कई पार्ट होते हैं और उन्हीं को मिलाकर हम पूरी निषेचन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर चार अलग अलग भाग होते हैं। पहला कि युग्मक जो हैं वो आपस में पास पास आते हैं, जिन्हें युग्मकों का हम उपगमन कहते हैं। फिर शुक्राणु सक्रिय होता है, उसके बाद अंडाणु का सक्रियण होता है और उसके बाद दोनों प्राक केंद्रक फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, तब जाके निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो वास्तव में जो निषेचन क्रिया है उसमें चार पद होते हैं। पहला पद जो है वो कहलाता है युग्मकों का उपगमन। इसको हम कह सकते हैं शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो गैमेट्स अप्रोच। गैमेट्स अप्रोच या अप्रोच ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का उपगमन। अब युग्मकों का उपगमन, युग्मक कौन चल के जाएगा? शुक्राणु ही जाएगा, क्योंकि चल युग्मक कौन है? शुक्राणु। तो इसको दूसरे शब्दों में हम शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन ये भी कह सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो होता है शुक्राणु का सक्रियण, या इसको हम कह सकते हैं शुक्राणु भेदन। तीसरा जो है अंडाणु का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और नंबर चौथा जो पार्ट है, चौथा जो इसका भाग है वो कहलाता है प्राक केंद्रकों का संलयन, और इसी को हम उभय मिश्रण भी कहते हैं। उभय मिश्रण यानी एम्फीमिक्सिस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निषेचन की जो क्रियाविधि है वो चार भागों में पूर्ण होती है। तो पहला भाग बेटा युग्मकों का उपगमन यानी शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन, इसको हम गैमेट्स अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है शुक्राणु का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, या कह सकते हैं कि शुक्राणु कैसे भेदन के लिए अपने आप को तैयार करेगा। किसको भेदेगा? अंडाणु को भेदेगा। नेक्स्ट अंडाणु का सक्रियण, जैसे ही ये भेदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो अंडाणु सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और उसके बाद क्या होगा? प्राक केंद्रक जो हैं दोनों के युग्मकों के केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम उभय मिश्रण कहते हैं। तो बेटा चार भागों में हम ये प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, बड़ी प्रक्रिया है तो इस वीडियो में हम दो पार्ट जो हैं वो कर पाएंगे आज। पहला पार्ट है युग्मकों का उपगमन या शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन। तो पहले हम एक चित्र के द्वारा समझें कि किस प्रकार यहाँ हमने देखा
तो ये मादा जननांग जो है उसमें हमने निषेचन यानी युग्मक जनन के बाद जो वीर्य सेचन होता है उसमें स्पर्म्स को यहाँ पर स्खलित कर दिया जाता है और ये यहाँ से गति करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये अंडाणु की ओर गति करेंगे। ये प्रक्रिया रसायन अनुचलन के द्वारा होती है और यहाँ हम जानते हैं कि जो अंडाणु होता है वो अंडाशय में जो पुटिकाएं बनती हैं और यहाँ से बनकर ये अंडाणु यहाँ ये एम्पुला भाग में, ये कौन सा भाग है, ये एम्पुला है, ये एम्पुला। और यहाँ पर जो है स्पर्म्स आकर यहाँ इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये निषेचन क्रिया यहाँ होती है एम्पुला भाग में। तो एक बार हम इसको डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। गर्भाशय से शुक्राणुओं का अंडवाहिनी की ओर गमन। ये गर्भाशय है, हम सभी जानते हैं, ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, और ये अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग एम्पुला कहलाता है। ये शुक्राणु जो है गतिशील कर रहे हैं, शुक्राणु हैं, स्पर्म्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सक्रिय अंडाणु। तो निषेचन की क्रिया भी कहाँ होगी, यहीं पर होगी। ये मार्ग है, ठीक है, ये मार्ग है, इस मार्ग से ये आगे बढ़ रहे हैं। मानव में निषेचन क्रिया। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है युग्मकों का उपगमन, यानी शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, हमने पिछली वीडियो में बताया कि स्खलन में लगभग 3 से 4 ml सीमन में 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु मादा की योनि में त्यागे जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा शिशिन के माध्यम से स्पर्म्स को, जो कि मेल गैमेट हैं, उनको स्खलित किया जाता है सीमन के रूप में। एक बार के स्खलन में आपको पता 3 से 4 ml सीमन स्खलित होता है और इसमें लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं, ठीक है।
और ये योनि में त्याग दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, केवल 100 स्पर्म यानी शुक्राणु ही आगे अंडवाहिनियों तक पहुंचते हैं। केवल 100 स्पर्म। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब 400 मिलियन स्पर्म्स त्यागे जाते हैं तो बाकी के कहां गए? केवल 100 ही स्पर्म यहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी सारे यहीं पर मर जाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है गर्भाशय की अम्लीयता योनि की उपकला की भक्षी कोशिकाएं अधिकांश शुक्राणुओं को नष्ट कर देती हैं। वैसे भी हम जानते हैं लगभग 40% स्पर्म ही एक्टिव होते हैं, 60% जो है इनएक्टिव होते हैं। तो उन 40% में भी जो यूट्रस की और जो योनि मार्ग की अम्लीयता है, हम जानते हैं योनि मार्ग में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो वो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जिससे अम्लीयता बढ़ जाती है। अब उस अम्लीयता का फायदा ये होता है कि इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन वो स्पर्म्स के लिए हानिकारक है, तो स्पर्म्स इसमें डेड हो जाते हैं। अब जो बहुत एक्टिव स्पर्म है वो आगे निकल जाते हैं, तो उसमें लगभग 100 ही आगे बच पाते हैं। इसके अलावा इसकी जो उपकला होती है उसमें विशेष प्रकार की भक्षी कोशिकाएं होती हैं और वो भक्षाणु का कार्य करती हैं, तो उसके द्वारा भी बाह्य जो भी सब्सटेंस आता है उसका भक्षण करती हैं, तो स्पर्म्स इसमें भक्षाणु द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से केवल कुछ स्पर्म अर्थात लगभग 100 स्पर्म ही आगे पहुंच पाते हैं। तो युग्मकों का उपगमन में हम देख रहे हैं कि कैसे स्पर्म पहुंच रहा है अंडाणु तक, ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके यानी लगभग 100 स्पर्म के आसपास अंडवाहिनियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है ये रसायन अनुचलन द्वारा होती है। ये भी हम जानते हैं, रसायन अनुचलन द्वारा युग्मकों का उपगमन होता है। ठीक है, कीमोटैक्सिस बोलते हैं इसको, यानी एक विशेष प्रकार का जो केमिकल जो है उसके द्वारा जो है इसको स्पर्म्स को आगे गति मिलती है और ये अंडाणु की ओर, जहाँ अंडाणु होता है, सक्रिय अंडाणु कहाँ से आएगा? अंडाशय से निकल कर आएगा। रज चक्र के 14वें दिन यहाँ पर सक्रिय अंडाणु अंडवाहिनियों में द्वितीय ओसाइट अवस्था में आकर पहुँच जाता है और यहीं तक स्पर्म्स आएंगे, क्योंकि निषेचन की क्रिया एम्पुला भाग में होती है, ये भी आपको बताया। इसके साथ साथ स्पर्म्स की गति को यूट्रस की जो क्रमांकुंचन की क्रिया है वो आगे इसको गति देती है, मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ स्पर्म जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ युग्मकों का उपगमन या अंडाणु का शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना या गमन। दूसरा स्टेप लेते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्पर्म्स का सक्रियण होगा, अर्थात शुक्राणु का सक्रियण।
एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का सक्रियण। तो शुक्राणु का सक्रियण से तात्पर्य क्या है कि शुक्राणु किस प्रकार समूहन क्रिया करके अंडाणु के चिपकेगा, उसके चारों ओर अंडाणु को घेर लेगा। ये सब क्रियाएं जो हैं वो एक विशिष्ट जाति के स्पर्म और एक विशिष्ट जाति के अंडाणु के मध्य होती है। इनके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। इसी संदर्भ में जो है एक वैज्ञानिक हैं आर.एफ. लीली। कौन से वैज्ञानिक हैं? आर.एफ. लीली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीछे अपनी बोर्ड की बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि फर्टिलाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। दैट इज आर.एफ. लीली। आर.एफ. लीली ने सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा का एक प्राणी है, इसके अंडों पर प्रयोग किया। और प्रयोग करके क्या बताया कि एक विशेष जाति के जो अंडे होते हैं, अंडे की सतह पर फर्टिलाइजिन होते हैं, जबकि शुक्राणु की सतह पर हम जानते हैं शुक्राणु की सतह जो एक्रोसोम की सतह है उस पर एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं, एंटी फर्टिलाइसिन। शुक्राणु लयन भी कहते हैं इसको, शुक्राणु लयन। तो अब आप देखिए आर.एफ. लीली ने सी अर्चिन के अंडों पर प्रयोग करके बताया कि अंडाणु की सतह पर विशेष प्रकार के, जैसे मान लीजिए ये अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है। अंडाणु की सतह पर अगर हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं ये विशेष डिजाइन के बने होते हैं, और इनको उसी जाति के जो स्पर्म होता है वो आकर इससे जुड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये अंडाणु का, तो यहाँ पर जो स्पर्म होता है उसकी सतह पर भी ये विशेष प्रकार की संरचना है। आप ये देख रहे हैं, ये है फर्टिलाइज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है एंटी फर्टिलाइजिंग, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एंटी फर्टिलाइजिंग है और ये फर्टिलाइजिंग है, ठीक है। तो एक विशेष जाति के अंडाणु की सतह पर क्या होते हैं? फर्टिलाइजिन होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की तरह अनुक्रिया, और ये एंटीजन एंटीबॉडी यानी जाति विशिष्ट होते हैं, जाति विशिष्ट। जिस प्रकार हम जानते हैं एक विशेष एंटीजन एक विशेष एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, ब्लड ग्रुप में हमने देखा, ठीक उसी प्रकार आर.एफ. लीली ने ये बताया कि सी अर्चिन के अंडों के ऊपर एक विशेष प्रकार का जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइसिन, और ये फर्टिलाइसिन जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के डिज़ाइन से बने होते हैं। जैसे एंजाइम और जो सक्रिय स्थल के अंदर हम देखते हैं, एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ते हैं, तो एक विशेष जाति के एंटीजन एक विशेष एंटीबॉडी से जुड़ते हैं, एक विशेष एंजाइम में उसी के सक्रिय स्थल जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार हर एक जाति के, मान लो मानव का अंडाणु है ये, तो मानव के अंडाणु में जो फर्टिलाइसिन होंगे उनको
मानव शुक्राणु की सतह पर उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिन ही आपस में उनको जोड़ पाएंगे, उनसे क्रिया करेंगे। तो इन एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के कारण ही स्पर्म्स को यहाँ से सारे अंडाणु को सारे स्पर्म्स घेर लेंगे और आपस में जुड़ जाते हैं। शुक्राणु आपस में गुच्छा बनाते हैं, इस क्रिया को समूहन कहते हैं। शुक्राणु आपस में जुड़कर समूह बनाते हैं, इसे समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर अंडाणु की सतह थी, उस पर ये एंटी फर्टिलाइजिन है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये एक स्पर्म ये आ गया, एक स्पर्म ये आ गया। तो जहाँ जहाँ ये फर्टिलाइजिन है उससे जुड़ जाएगा एंटी फर्टिलाइजिन से। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन है, शुक्राणु की सतह पर जो एक्रोसोम होता है उस पर एंटी फर्टिलाइजिन है, अंडाणु की सतह पर ये वाला डिजाइन है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। तो सारे अंडाणु पर फर्टिलाइजिन है, इससे सारे स्पर्म जो है आकर जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म इसको घेर लेंगे आके। लेकिन ध्यान रखना, एक ही स्पर्म एंट्री करेगा, क्योंकि मानव में हमने कहा था केवल एक ही शुक्राणुता पाई जाती है, अर्थात मोनोस्पर्मी होता है। तो वो आगे निषेचन झिल्ली बन जाती है, उसके कारण एंट्री अन्य स्पर्म्स की बंद हो जाती। तो अभी हमने देखा कि अंडाणु की सतह पर एक विशेष प्रकार के फर्टिलाइजिन होते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, एंटी इसके विरोध है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया करते हैं, तो एंटीजन तो फर्टिलाइजिन होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिन। तो जाति विशिष्ट हो गए ना, यानी एक जाति के। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो सी अर्चिन का अंडाणु है और उसको हम स्पर्म मानव जाति के स्पर्म से फर्टिलाइज करवा दें। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, एक विशिष्ट जाति के अंडाणु उसी जाति के शुक्राणु से फर्टिलाइज होते हैं या उनको फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया उसी सक्रिय स्थल से जुड़ेगा, उसी जाति के स्पर्म से जुड़ेगा। तो ये चीज़ हमें पता लग गई कि शुक्राणु का सक्रियण हो रहा है एक प्रकार से। जैसे ही ये योनि मार्ग में स्खलित होते हैं, तो यहाँ पर जो है स्पर्म जैसे ही यहाँ पहुँचता है अंडाणु के चिपकता है, इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी की तरह फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन जुड़ते हैं। तो ये जो है सक्रिय हो जाता है, और इसके जब सक्रिय हो जाता है शुक्राणु, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो शुक्राणु की सतह पर कौन है, शुक्राणु की सतह पर हमने देखा जो है एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम क्या होता है, एक नलिका बनाता है, और इस एक्रोसोम नलिका को हम कहते हैं शुक्राणु एक्रोसोम ट्यूब्यूल नलिका, एक्रोसोम नलिका। और ये एक्रोसोम जो नलिका होती है, एक्रोसोम में पता है आपको क्या होता है, जो स्पर्म यहाँ पर अपन जैसे यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ एक्रोसोम नलिका आगे बढ़ती है। ये एक्रोसोम नलिका जो होती है, इसमें विशेष प्रकार के जो कहते हैं हम स्पर्म लाइसिन होते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन मानव के अंदर आपको बताया कौन सा होता है, हाइलुरोनिडेज। और ये हाइलुरोनिडेज जो है वो क्या करता है, अंडाणु खोल को तोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अंडाणु की सतह पर हमने देखा कोरोना रेडिएटा, ये आवरण होता है, ये यहाँ से
ये यहाँ से हट जाता है, ठीक है, ये यहाँ से हट जाता है, क्योंकि जैसे ही जो एक्रोसोम नलिका है उससे क्या निकलेगा, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, अंडाणु के खोल को गला देगा, जिससे स्पर्म जो है अंदर प्रवेश करेगा। तो ये प्रक्रिया जो है मानव के अंदर आपको बताया था, लगभग यहाँ पर हाइलुरोनिडेज नाम का एक अम्लीय पदार्थ होता है जिसमें हाइलुरोनिक अम्ल होता है, और ये जो है इस अंडाणु के खोल को गला देता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का सक्रियण हो जाता है, शुक्राणु अपने आप को, अंडाणु को फर्टिलाइज करने योग्य बन जाता है। इस प्रोसेस को ही हम शुक्राणु का सक्रियण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगली प्रक्रिया के अंदर किस प्रकार जैसे ही अंडाणु का खोल टूट जाता है तो अंडाणु भी सक्रिय होगा, और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आज का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो था उसमें हमने देखा कि शुक्राणु अंडाणु तक कैसे गमन करता है, या जिसको हम कहते हैं युग्मनज अप्रोच, युग्मकों की अप्रोच। दूसरा जो है वो था शुक्राणु का सक्रियण। तीसरा और चौथा स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइसिन की उपस्थिति किसने बताई? तो एक तो ये क्वेश्चन बताना है, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन को बताया। दूसरा क्वेश्चन है, मानव में कोरोना अंडाणु खोल को कौन सा स्पर्म लाइसिन तोड़ता है। नेक्स्ट है, स्पर्म लाइसिन का स्राव किस भाग से होता है? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में बेटा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल विस्तार से बताई जा रही है, और डायग्राम के माध्यम से मैंने वो सारी चीज़ें बताई है जो अपने बुक में भी नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझना और पूरी वीडियो को आपको देखनी है लगातार। तो 3 क्वेश्चनों के आपको जवाब यहाँ पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन की उपस्थिति किस वैज्ञानिक ने बताई थी? तो आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। क्वेश्चन है, अपने बुक में भी है ये क्वेश्चन और पूछा जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट है, मानव में अंडाणु खोल को कौन सा स्पर्म लाइसिन तोड़ता है? तो आपको उस स्पर्म लाइसिन का नाम बताना है, अंडाणु के खोल को कौन तोड़ता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्पर्म लाइसिन का स्राव किस भाग से होता है? ठीक है, स्पर्म लाइसिन का स्राव किस भाग से होता है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी। बहुत हम और अच्छी मेहनत करके बनाएंगे अगर आप हमें लगातार रेस्पॉन्स देंगे और कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि कमेंट का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने देखा बहुत कम स्टूडेंट जो हैं इसकी रिएक्शन और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आगे से हम भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अगर आप इसी प्रकार से अगर वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, आगे से मैं भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अगर आप जवाब देंगे तभी मैं क्वेश्चंस आपसे पुटअप करूंगा। थैंक यू।